हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से बात कर रहे हैं आपके पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की, कि जब आपके प्रमोशन होता है तो उसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी, उसकी हम दोस्तों यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपने कुछ बातें क्लियर की थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी यदि आप प्रेस करते हैं तो नए नए नोटिफिकेशन वीडियो के आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बातें हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, वो आपको आई थिंक क्लियर है, जिसमें हमने बात की थी कि जो पदोन्नति में प्रमोशन में जो वेतन है उसका निर्धारण करने के लिए जैसे ही आपको पदोन्नत किया जाएगा तो एक वेतन वृद्धि दी जाएगी और उसके अगले सेल में आपको रखा जाता है। साथ ही साथ हमने यह एग्जाम्पल देकर भी क्लियर किया था कि एक कर्मचारी है वो L4 से L5 में पदोन्नत हुआ है तो किस तरह से होगा। और दोस्तों, जो DPC होता है उसमें कर्मचारी का वेतन नियमन किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए भी हमने चर्चा की थी कि किस तरह से वह DPC की गई है। तो उच्चतर पद पर पदोन्नत करने के लिए 1 अप्रैल से या रिक्ति जिसके प्रति चयन किया गया है, 1 अप्रैल और रिक्ति जिसके प्रति चयन किया गया है उसकी जो तारीख है उससे हम ले लेंगे और वेतन का नियतन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हमने नेक्स्ट पॉइंट पर बात की थी कि जो भी पदोन्नति है आदेश जारी हुआ है तो पदोन्नत जो कर्मचारी यदि सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह सेवानिवृत्त होने पर उसका काल्पनिक वेतन 1 अप्रैल या रिक्ति जिसके प्रति चयन किया गया है उस पद की रिक्ति की वास्तविक स्थिति का पता लगाना संभव नहीं है तो सिंपल सा सेवानिवृत्ति की तारीख मान ली जाती है। ठीक इसी तरह से अगले हम पॉइंट्स में यह चर्चा की थी कि DPC चालू वित्त वर्ष में हो गई तो फिर 1 अप्रैल से या रिक्ति जिसके प्रति चयन किया गया है की तारीख से यदि पद की रिक्ति की तारीख पता लगाना संभव नहीं है तो 31 मार्च को DPC वर्ष का वेतन नियतन मान लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट जो पॉइंट है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और उसी लेवल में ACP की स्वीकृति प्राप्त करता है तो वह पदोन्नत किया जाएगा, उच्चतर पद पर वेतन नियतन नहीं होगा। तो दोस्तों, उसी लेवल की ACP में स्वीकृत हुआ है और उच्चतर पद पर तो किसी भी प्रकार का कोई भी वेतन नियतन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, ACP हुई है और वही उच्चतर पद है तो फिर नहीं होगा। पदोन्नति पर वेतन नियतन पश्चात वेतन वृद्धि को आगामी जो तिथि है वह 1 जुलाई होगी। वित्त विभाग की अनुसूचना के अनुसार यह 1 दिनांक 30/10/17 एवं 9/12/17 के द्वारा यह प्रभावी हुआ है। तो पदोन्नति पर वेतन नियतन पश्चात वेतन वृद्धि को आगामी तिथि 1 जुलाई होगी।
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, तो एक कर्मचारी है और वो नियम 7K के अनुसार उच्चतर दायित्व या विशेष कार्य संपादित करने के कारण लगातार 2 वर्ष तक विशेष वेतन प्राप्त कर रहा है और उसकी उच्च पद पर पदोन्नति या नियुक्ति की जाए तो उसका पूर्व पद पर वेतन एवं विशेष वेतन दोनों को मिलाकर पदोन्नति नियुक्त करने वाले पद पर वेतन से अधिक रहता हो तो वह अंतर उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है। और भविष्य में देय वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभों में अंतर्लीन कर लिया जाएगा, उसी में ही जोड़ दिया जाएगा। तो ये भी दोस्तों ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति है और उसको उच्चतर दायित्व या विशेष कार्य कर रहा है, 2 वर्ष तक कर रहा है और फिर उसकी पदोन्नति भी हो जाती है, तो पूर्व पद का वेतन और विशेष वेतन दोनों को मिलाकर जो पदोन्नति वाले नियुक्त पद के निर्धारण वेतन से अधिक रहता हो, पदोन्नति नियुक्त करने वाले जो भी पद है और वो निर्धारित वेतन जो आपको मिल रहा है उससे भी यदि अधिक है तो वह अंतर उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, दिया जाएगा और वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभों में उसे अंतर्निहित कर लिया जाएगा। वार्षिक जो वेतन वृद्धि है उसमें एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। 2 वर्ष की अवधि में प्राप्त विशेष वेतन में अंतर हो तो पदोन्नति से ठीक पूर्व प्राप्त विशेष वेतन वाली दर को नियम 26B के अनुसार गणना में सम्मिलित किया जाएगा। विशेष जो वेतन है उसमें अंतर हो तो पदोन्नति से ठीक पूर्व विशेष वेतन वाली दर को इसके अनुसार गणना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो ये 26B के अनुसार है दोस्तों विशेष वेतन वाला। 26C की हम बात करें तो कार्यदत्त पदों पर नियमित विभागीय पदों में परिवर्तन। एक कार्यदत्त कर्मचारी वर्क चार्ज्ड है को जब नियमित विभाग पदों पर एब्जॉर्ब किया जाता है तो वेतन निर्धारण उसी दर पर किया जाएगा जो कि कार्यदत्त के रूप में प्राप्त कर रहा है तथा वेतन वृद्धि दिनांक में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी कर्मचारी है, वर्क चार्ज्ड कर्मचारी है, कार्यदत्त कर्मचारी और नियमित विभागीय जो कार्य है उसमें पदों पर एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसके जो भी वेतन वृद्धि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियत 27 से परिवीक्षा अवधि में वेतन और वेतन वृद्धियां एक कर्मचारी जो प्रोबेशन काल में है, परिवीक्षा में है, उसके लिए दोस्तों क्या होगा, उसके लिए परिवीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी। नियमों के अनुसार परिवीक्षा अवधि में सक्षम प्राधिकार अधिकारी आयोजित नहीं कर पाए तो स्थायीकरण का उपयुक्तता का निर्धारण नहीं कर पाए तो परिवीक्षा काल की समाप्ति पर कर्मचारी को कर्मचारी का वेतनमान का न्यूनतम दिया जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन यहाँ दे दी दोस्तों कि कोई कर्मचारी है परिवीक्षा अवधि में सक्षम प्राधिकारी परीक्षा आयोजित नहीं कर पाए, परीक्षा अवधि में सक्षम प्राधिकारी परीक्षा है वो आयोजित नहीं कर पाए या स्थायीकरण की उपयुक्तता का निर्धारण नहीं कर पाए तो उसमें होगा क्या कि प्रोबेशन काल की समाप्ति पर कर्मचारी को जो वेतनमान है वो न्यूनतम दिया जाएगा। ठीक है, न्यूनतम जो भी चल रहा था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। परिवीक्षा अवधि में वृद्धि होने पर प्रथम वेतन वृद्धि भी उतने ही दिन बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, यानी कोई मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड का है और उसको 29,990 रुपये मिल रहे हैं
तो वह उतने ही मिलेंगे जब तक कि उसका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रोबेशन कर्मचारी को स्थायीकरण के बिना वेतन वृद्धि स्वीकृत करना। नियुक्ति संबंधी नियमों के अनुसार नियुक्त एक कर्मचारी जिसने परीक्षा काल संतोषप्रद तो कर लिया, उसके स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं किए जा सके हों तो सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र देने पर कि परीक्षा काल के कर्मचारी के असंतुष्ट व्यवहार के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारी की वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है। संतोषप्रद यदि कार्य है तो दोस्तों बेटर है। उसके स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं किए जा सके हों तो सक्षम अधिकारी द्वारा, तो दोस्तों कोई भी नियुक्ति हो गई और उसमें कर्मचारी है और इसने संतोषप्रद कार्य पूरा कर लिया, स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो वह परीक्षा काल कर्मचारी के असंतुष्ट व्यवहार के बारे में भी कोई सूचना नहीं है, तो दोस्तों प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारी की वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा सकती है। नेक्स्ट और अंतिम है दोस्तों कि एक लेवल है, उस लेवल में परिवर्तन होने पर मूल वेतन का नियतन। किसी पद के लेवल में परिवर्तन हो जाए तो उस पर कार्य करने वाले कर्मचारी का लेवल के पद पर स्थानांतरण किया गया समझा जाएगा, किंतु कर्मचारी पूर्व के लेवल को आगामी वेतन वृद्धियों की तारीख तक या उस पद के अधिकतम वेतन को प्राप्त करने तक जारी रख सकता है। इस संबंध में दिया गया वेतन विकल्प अंतिम समझा जाएगा। क्या है दोस्तों कि लेवल परिवर्तन हो गया पद में, तो लेवल जैसे ही परिवर्तन होगा तो लेवल परिवर्तन होने पर कर्मचारी को नए लेवल के पद पर स्थानांतरण किया हुआ माना जाएगा और पूर्व का जो भी लेवल है उसकी आगामी वेतन वृद्धियों की तारीख बढ़ा दी जाएगी और तारीख तक उस पद के अधिकतम वेतन प्राप्त करने तक जारी रख सकता है। पूर्व के लेवल और आगामी जो भी वेतन वृद्धि है उसकी तारीख तक, पूर्व के लेवल की आगामी वेतन वृद्धि की तारीख तक या अधिकतम वेतन प्राप्त करने तक जारी रख सकता है। इस संबंध में एक दिया गया विकल्प ही अंतिम समझा जाएगा। ठीक है, जो भी वेतन वृद्धि है उसकी तारीख तक या अधिकतम वेतन वृद्धि प्राप्त करने तक वह जारी रख सकता है। तो इस तरह से दोस्तों यह जो बातें थी यह आपके पदोन्नति में वेतन के निर्धारण से संबंधित थी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह जो वीडियो है, जो जितना भी आपको बताया है वो समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर दोस्तों वॉचिंग। तो इसी तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे।